हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर क्लास 12 का, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है मैट्रिसेज। और हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे कि मैट्रिसेज होते क्या हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो एज पर डिफिनीशन सेज कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, सिंबल का, एक्सप्रेशन का इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रोज और कॉलम। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स का अरेंजमेंट है, सिंबल्स का अरेंजमेंट है, एक्सप्रेशंस का अरेंजमेंट है। किस फॉर्म में, तो रोज के फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में। ये तो हो गया एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी का क्या कहना है, मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहने का क्या मतलब है, इस बात पे आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आगे क्या कह रहा है, ऑफ नंबर्स और फंक्शन। यानी कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, किसका, नंबर का और फंक्शन का। मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे है, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर एरे, और इसके अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं नंबर, रख सकते हैं। नंबर कोई भी हो सकता है, वेदर इट इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों ने रखा 2 आयोटा। और क्या कहा, फंक्शन रख सकते हैं, x² रख दिया। और क्या कहा, और तुमको इसी तरह से जो भी रखना है, √2 रख लो, ठीक है, 6 रख लो, 2.5 रख लो, 5/7 रख लो, मतलब कुछ भी रख लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मैट्रिक्स। अब ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा तो इसका कुछ ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि कुछ तरीके में ये लिखा जाएगा कि ऐसे इसको लिखना है, इस एलिमेंट को हम कुछ नाम देंगे, जो कि हम लोग आगे अभी जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग इस सब चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मैट्रिक्स क्या हुआ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका, नंबर का, सिंबल का या फिर एक्सप्रेशन का। देखो जैसे कि एग्जाम्पल पहला हम लोग देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पे नंबर सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तुम एक्सप्रेशन देखो, x² है, cos x है, 1 + x है, तो ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा फंक्शन और एक्सप्रेशन तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो नंबर और फंक्शन हमने लिखे हुए हैं किसके अंदर, तो ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीजें हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट और इंट्रीज। यानी कि ये क्या हुआ, ये एक तुम्हारा एलिमेंट है किसका, मैट्रिक्स का, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब मैट्रिक्स को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, इस मैट्रिक्स को मान लो कि मैंने डी नाम दे दिया। तो ये क्या है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे। ठीक बात। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखो, ठीक है, कि मैट्रिक्स जो होता है तो उसको इस डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो है, समझ आया, नंबर है, सिंबल है, एक्सप्रेशन है, ये भी समझ आया, लेकिन रो और कॉलम। अब हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे को अच्छे से समझते हैं। मैंने यहाँ पे तुमको बताया कि ये जो चीज है ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे तब देखेंगे। लेकिन रेक्टेंगुलर एरे मतलब सिर्फ ये जो डब्बा बना दिए, डब्बा नहीं है। ठीक है, इसमें तुमको रो वाइज और कॉलम वाइज, रेक्टेंगुलर एरे मतलब, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है ए ग्रिड in which
एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज रो और कॉल्यूम, रो एंड कॉल्यूम ले लो, ठीक है, रो और कॉल्यूम। बात समझ आया कि नहीं आया, कि जिसमें एलिमेंट को हम लोग रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि तुम्हारा इसमें कितना रो है, तो तुम देखो तो एक रो ये हुआ, एक ये है, एक ये है, यानी कि तुम्हारे पास टोटल कितने रो हो गए, 3 रो हो गया, ठीक है। और ये तुम इसमें देखो तो कॉलम कितना है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, यानी कि तुम्हारे पास 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो 3 रो 2 कॉलम। तो जब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x2। बात समझ आएगी नहीं है, यदि हम लोग इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x2। तो मैट्रिक्स मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ आ गया क्या क्या मेन बात है। तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या, तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट किसका, नंबर का और फंक्शन का। मतलब मैट्रिक्स को यदि हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे इन विच नंबर्स और फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। उसके अलावा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। और क्या बताओ, और बताओ जल्दी, इसके अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर। चलो अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो एज पर डेफिनेशन सेज अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स जिसमें कि m रोज हो और n कॉलम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रो और कॉलम क्या हुआ, ठीक है। तो जो मान लो कि एक लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऐसे, क्लियर। अब ये क्या है, ये तुम्हारा वर्टिकल लाइंस है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ये क्या होता है, वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहते हैं कॉलम्स। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, तो यही हॉरिजेंटल लाइन क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं रोज। रोज क्या हुआ बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यदि तुम इस फिगर को देखो तो जैसा कि मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया था, क्या बताया था, मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता था, तो वो एक ग्रिड होता था जिसको कि हम लोग रो और कॉलम के वाइज रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या यहाँ पे तुमको ग्रिड बनते हुए दिखाई दे रहा है, बात समझ आया कि नहीं है। तो यही चीज था रेक्टेंगुलर एरे का मतलब, कि वो ग्रिड रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। बात क्लियर। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझ आया कि m रो और n कॉलम होगा, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो m क्रॉस n है, तो m क्रॉस n क्या हुआ, m क्रॉस n क्या हुआ, यही हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो m क्रॉस n होगा। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्या है, m है तुम्हारा नंबर ऑफ रोज, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितने रो है, ठीक है। और n क्या हुआ, तो n तुम्हारा हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स। बात समझ आएगी नहीं यार। m क्या हुआ, m हुआ नंबर ऑफ रोज, और n क्या हुआ, n हुआ नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर बात, कोई परेशानी, बढ़िया। अब जैसे हम लोग ये मैट्रिक्स देखें, तो इस मैट्रिक्स में कितने रो है, तो देखो 1 2, यानी कि 2 रो है। और कॉलम कितना है, तो 1 और 2, यानी कि 2 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स हो गया क्या, 2x2 का, ठीक है। 2x2 भी कहते हैं इसको, या फिर तुम इसको 2x2 भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बात एक ही है। क्लियर। और यहाँ पे एक खास बात,
जब हम लोग m क्रॉस n को मल्टीप्लाई करेंगे, नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट, when we multiply m cross n, we get total number of एलिमेंट्स। क्या मिल जाएगा हमको जब हम लोग, आगे भी लिख लो, इन दैट मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इस रो और इस कॉलम को गुना कर देंगे तो यही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स, यानी कि उस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इसी के बराबर होंगे। अब तुम पूछोगे कि ये सवाल क्यों बता रहे हो ये चीज। देखो, पिछले बार का बोर्ड का क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था कि उसने एक क्वेश्चन दिया, आगे मैं अभी करवाऊंगा अभी उस टाइप के क्वेश्चन तुमको। तो उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन दिया और उसने पूछा कि यदि इतना एलिमेंट है तो बताओ कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है। ठीक है, अभी करवाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन, अभी आएंगे उस पर। तो अब तुमको क्या है, तुम्हारा यदि ड्रीम है कि भाई तुमको 100 में 100 लाना है, ठीक है, तुमको 100 में 100 यदि लाना है तो तुमको हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड किसी भी कॉन्सेप्ट से तुमसे कुछ भी सवाल पूछ सकती है। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ आया कि इसको हम लोग क्या कह दिए, रोज, इसको कह दिए रोज, हॉरिजेंटल लाइन, और वर्टिकल लाइन को कॉलम। यदि इसका देखें तो इसका भी क्या लिखोगे, 2 क्रॉस 2, 2 कॉलम 2 रो। इसका बताओ, इसका क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 क्या है, ये 3 है कॉलम, और ये 1 और ये 2, 2 क्या है, रो। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में पहले क्या लिखते हैं, देखो 3 बार मैंने लिखा, पहले मैंने क्या लिखा, पहले लिखा रो, और बाद में क्या लिखा, बाद में मैं लिख रहा हूं कॉलम। तो मैट्रिक्स में हम लोग पहले क्या लिखते हैं बच्चों, पहले लिखते हैं हम लोग रो, और बाद में क्या लिखते हैं हम लोग, बाद में लिखते हैं कॉलम। अच्छा, तो ये इसी तरह से क्यों लिखा जाता है, पहले रो बाद में कॉलम। यदि हम लोग पहले कॉलम और बाद में रो लिखे तब क्या होगा, तो यदि हम लोग पहले कॉलम और बाद में रो लिखेंगे तो जब हम लोग तुमको अभी जनरल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे मैट्रिक्स का, उसमें ये चीज समझ में आएगा कि जब हम लोग को मैट्रिक्स फेच करना होगा तब फिर हम लोग को वहां पर दिक्कत आएगी। बात समझ आया कि नहीं आया, वहां पर हमें दिक्कत आएगी। क्लियर। देखो, जो तुम्हारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो क्या है कि ये 1 1 A12 A13। अच्छा, अब हम लोग बात करें कि यदि कि ये A11 कैसे हुआ, तो देखो ये जो तुम्हारा एलिमेंट है, यहां पे मैं देखो, यहाँ देखो, मान लो कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 आयोटा x² √6 और 7। ये जो तुम्हारा एलिमेंट है ये कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया A11। बात समझ आया कि नहीं है, ये क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो गया 1 2। तो ये A11 का मतलब क्या है बच्चों, कि वो जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट होगा पहले रो में और पहले कॉलम में ही। बात समझ आया कि नहीं है। A12 का क्या मतलब है, पहला रो होगा और दूसरा कॉलम होगा। A13 का क्या मतलब है कि पहला रो होगा और तीसरा कॉलम होगा। तो इससे हम लोग को, जब यहाँ पे अब हमको मान लो कि पूछ रहा है कि मान लो कि बेटा बताओ A21, इस मैट्रिक्स को देखते हुए बताओ कि A21 कौन सा एलिमेंट था, तो तुम क्या बताओगे, तुम खोजोगे सबसे पहले 2 क्या है, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज। तो सबसे पहले तुम देखोगे नंबर ऑफ रोज में तुमको दूसरे रो में जाना है, यानी कि तुम यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या था, 2 1 था, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, यानी कि तुम पहले कॉलम में खोजोगे। तो दूसरा रो और पहला कॉलम में तुमको मिलेगा क्या, √6। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, सर A21 का वैल्यू क्या है, तो A21 का वैल्यू है √6। बात समझ आया कि नहीं आया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग इससे कर क्या रहे हैं, इससे हम लोग फाइंड कर रहे हैं एड्रेस, किस चीज का, एड्रेस ऑफ व्हाट,
एलिमेंट, ये सब क्या है, मैट्रिक्स के अंदर जो सारी चीजें लिखी हुई है उसको क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या फिर एलिमेंट कहते हैं। तो हम लोग को यदि A21 नाम का एक एलिमेंट है, उस पर क्या वैल्यू डाला हुआ है, ये हमको यदि पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, √6। बात समझ आया कि नहीं है? तुम्हारे लिए क्या काम है कि तुमको कमेंट में बताना है बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है D, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, पहला चीज लिखो कमेंट में, क्या लिखना है तुमको, ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स। साथ ही साथ क्या लिखना है तुमको, A22 जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा इस मैट्रिक्स में। ठीक है, ये दो चीजें तुम्हें कमेंट करके बतानी है। यदि तुम बता पा रहे हो तो मैं समझूंगा कि तुमको ये समझ में आ गया, और मैं सबका आंसर चेक करूंगा एक एक करके और रिप्लाई भी दूंगा कि हाँ तुम्हारा सही है, तुम्हारा गलत है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम लोग इसमें 100% जो भी बच्चे कमेंट करेंगे वो बिल्कुल ही सही कमेंट करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ आया। ठीक, अब ये है तुम्हारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स जिसमें मैं बात कर रहा था। तो ये जो m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे, यही मतलब हुआ ना कि ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते m रोज, और सेम 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह दिए, m क्रॉस n का मैट्रिक्स कर दिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो m क्रॉस n करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उतने एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 3 किया, कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो यानी कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कुछ, Aij क्या हुआ, I तुम्हारा क्या बता रहा है, I जो है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और J तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो Aij, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा A21, तो A21 का मतलब क्या हुआ कि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ रो, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ कॉलम। तो A21 और m क्रॉस n क्या है, मतलब कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, जब तुम यहाँ पे ऑर्डर लिखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आया कि हम लोग रिप्रेजेंट इसको इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और एक खास बात याद रखना कि i का वैल्यू जो होगा, i का वैल्यू 1 से लेके m तक होगा। कहां तक होगा, 1 से लेके m तक होगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स मान लो कि ऐसा हो गया 1 क्रॉस 1 का, तो i 1 भी तो हो सकता है। i मतलब क्या था, नंबर ऑफ रो। ठीक है, और मान लो कि ये बढ़ते 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 m तक चला गया, तो यानी कि m हो गया, तो i से लेके m तक वैल्यू हो गया, क्योंकि हमने मैट्रिक्स m क्रॉस n लेके मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए m तुम p ले लोगे तो p तक चला जाएगा, q ले लोगे q तक चला जाएगा। समझ गए बात? यदि तुम्हारा j क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ कॉलम, तो j का भी वैल्यू 1 से लेके n तक होगा। n मतलब जो हम लोग जिससे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर खास बात ये कि i और j जो है वो नेचुरल नंबर होंगे, मतलब कि i और j का वैल्यू ऐसा तो नहीं होगा ना कि नंबर ऑफ रो 0 हो जाएगा। पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो गया, पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम 1 हो गया, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 0 हो गया, पॉसिबल ये चीज नहीं है। ठीक है, बात समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट रो और कॉलम का? कोई परेशानी यहां तक में? पूरा डन। चलो, तो इसी बात पे वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बहुत ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। और उसी के साथ आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि टेलीग्राम पे जो है डीबीपी मिलेगा, तो डीबीपी आज से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आप टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा एक बार। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, तो टेलीग्राम आप चेक करेंगे, आपको वहां पे लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली जैसे मैं आज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन होंगे उसमें।
मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा उसमें। आगे मैं जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते जाऊंगा आपको डीपीपी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। बात समझ गए? चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए बच्चों, सवाल क्या है कि इफ मैट्रिक्स हैज 15 एलिमेंट, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसके 15 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। मतलब उस मैट्रिक्स के यदि हमको ऑर्डर लिखने हैं तो क्या ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो देखिए यदि 15 है तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x5 और 5x3, यही तो चीज लिखा जा सकता है ना 15 को। तो यानी कि इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x5 होगा या फिर 5x3 होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस टाइप का सवाल भी आया है बोर्ड में। ठीक है, 2024 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 नंबर का इससे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप में भी आते हैं, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। उसके अलावा कंस्ट्रक्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक 3x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट्स ए आई जे इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और पूरा सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, एक 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा 3x2 मैट्रिक्स यानी कि 3 रो होंगे और 2 कॉलम होगा, 3 रो और 2 कॉलम होगा। एक मिनट रुक जाओ, 3 रो और 2 कॉलम होगा, तो यानी कि यहाँ पे A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A31 होगा और A32 होगा, यही एलिमेंट्स होंगे। तो हमको बेसिकली क्या करना है, हमको जो है इन सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है I + 2j, तो I का वैल्यू क्या है 1, J का वैल्यू क्या है 2, 1 और बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 1 3, 3/2 यानी कि 9/4 हो गया। A12, तो A12 यानी कि 1 और प्लस 2j है, तो 2 × j का वैल्यू कितना हो गया, j का वैल्यू कितना हुआ 2/2, यानी कि ये कितना हो गया 4 1 5, तो 5/2 का स्क्वायर दैट इज 25/4। A21, तो A21 क्या है, तो A21 है, अब 21 है यानी कि I का वैल्यू 2 हो गया और J का वैल्यू 1 हो गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 4/2 का होल स्क्वायर दैट इज 4/2 क्या हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। A22 देखो, A22 यानी कि 2 + 2 × 2/2 का होल स्क्वायर, 2 2 4 2 6, 6/2 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9। ठीक है, अब देखो A31 देखो, A31 यानी कि 3 + 2 × 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 5/2 यानी कि 25/4। A32 देखो 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि 7/2 यानी कि 49/4। तो सारा एलिमेंट हमने निकाल लिया। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखो A11 लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा A11, तो A11 कितना है 9/4 है। A12 कितना है 25/4 है। A21 कितना है बताओ 4 है। A22 बताओ कितना है 9 है। A31 बताओ कितना है 25/4 है। A32 बताओ कितना है 49/4 है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया, क्या मैट्रिक्स लिख दी। अब हम लोगों को क्या कहा है कि A21 और A32 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना। A21 + A32, 21 बताओ कितना आया था 4 आया था। A32 बताओ कितना आया था 49/4 आया था, तो 49 में जोड़ दो तुम 16 और y में आ गया LCM 4। ठीक है, कितना हो गया 65 हो गया, 65/4 तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम में, और ये क्वेश्चन था बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जैसे यदि तुम सॉल्व करना चाहो आरडी शर्मा, तुम आरडी शर्मा स्टार्ट कर सकते हो। उसका जो पहला एक्सरसाइज है उसमें तुमको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को
मिल जाएंगे बहुत सारे। एनसीईआरटी भी यदि तुम स्टार्ट करते हो, एनसीईआरटी में भी तुमको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज जो है, आज हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक तो मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और तुमको चीजें बनाते रहना है और डीपीपी जो मिलेगा तुमको उसको भी सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे किस बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में।